हेलो साथियों, मैं लोकेश शाह। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र में सीरीज़ बी4 जो है वो हमारे समग्र मांग, समग्र पूर्ति, आय और रोज़गार का निर्धारण और उससे संबंधित जो अवधारणाएं हैं उनसे संबंधित है। थोड़ा वाइड मैटर है इसका, इसमें पार्ट अधिक बन सकते हैं। डीपली हम थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें, ये पार्ट 1 है हमारा बी4 का पार्ट 1। समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म कहाँ से होता है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा बैक में जाएं। 1776 में जब एडम स्मिथ की बुक आई थी वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको हम बोलते हैं एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, शॉर्ट में हम उसको वेल्थ ऑफ नेशन बोलते हैं। इसमें इन्होंने अर्थशास्त्र के विषय को क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया। तो एडम स्मिथ को हम आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। ये बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया था कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। 1776 से अर्थशास्त्र की अवधारणा प्रारंभ हुई, परिभाषाएं प्रारंभ हुई। उनके पश्चात जे.बी.से, मिल, माल्थस, रिकार्डो, पिगू आदि अर्थशास्त्री आए, जिन्हें हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। माल्थस, पिगू, रॉबिन्स आदि नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। जे.बी.से, सीनियर, वॉकर, एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो आदि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं। इन सभी का जो सिद्धांत है, इन सभी का जो थ्योरीज है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि इन सभी ने अपने अध्ययन का मुख्य जो आधार बनाया वो व्यक्तिगत इकाइयों को बनाया। इनके अध्ययन का आधार व्यक्तिगत इकाइयाँ थी। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए, समष्टि अर्थशास्त्र के लिए, या हम ये कहें कि आय और रोजगार के निर्धारण के लिए अलग से कोई सिद्धांत स्थापित नहीं किया। समष्टि अर्थशास्त्र के लिए अलग से कोई सिद्धांत स्थापित नहीं किया, बल्कि जो व्यक्तिगत इकाइयां हैं उनके आधार पर जो निष्कर्ष प्राप्त हुए, उन निष्कर्षों को ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू कर दिया। समष्टि के लिए अलग से कोई सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है, ऐसा माना गया। तो इनके जो विचार थे क्या, कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार विद्यमान रहता है, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम, पूर्ण रोजगार संतुलन पाया जाता है। ये क्रैक होता है ये थ्योरी। फिर समष्टि का जन्म होता है। प्रोफेसर जेम किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स का आगमन होता है। इस थ्योरी को हम लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। ये व्यष्टि का जो वीडियो था उसमें भी हमने बात की थी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन होता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु या साधन की कीमत का निर्धारण व्यष्टि में होता है। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। बात करेंगे समष्टि की। समष्टि क्या है? अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र रूप में, एग्रीगेट, समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है। कुल का अध्ययन किया जाता है, एक का अध्ययन नहीं किया जाता है, समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। व्यष्टि को क्या कहते हैं? कीमत सिद्धांत कहते हैं। समष्टि को क्या कहेंगे? आय और रोजगार का सिद्धांत। क्यों?
क्योंकि अर्थव्यवस्था में आय का स्तर कितना है, अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर कितना है, इसका अध्ययन कहाँ हो रहा है, समष्टि में हो रहा है। इसलिए समष्टि को आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब तक व्यक्तिगत इकाइयों के जो निष्कर्ष हैं वो समूची अर्थव्यवस्था के लिए लागू करते गए, कोई तकलीफ नहीं आई, तब तक समष्टि का जन्म नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 1929 से 33, 1929 से 1933 की विश्वव्यापी महामंदी, ग्रेट वर्ल्ड डिप्रेशन जब आया, उस डिप्रेशन का, उस महामंदी का अध्ययन प्रोफेसर किन्स के द्वारा किया गया, जॉन मेनार्ड किन्स, J.M. किन्स के द्वारा किया गया। 1936 में उनकी बुक पब्लिश हुई, उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई। पुस्तक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। शॉर्ट में हम बोलते हैं जनरल थ्योरी। जैसे एडम स्मिथ की बुक को हम वेल्थ ऑफ नेशन बोलते हैं, है ना, तो किन्स की बुक को शॉर्ट में हम जनरल थ्योरी बोलते हैं। इस थ्योरी से समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव माना जाता है। किन्स का जैसे ही आगमन हुआ, उन्होंने विश्वव्यापी महामंदी का अध्ययन किया, प्रतिष्ठित विचारधारा की आलोचना की और उन्होंने अपनी नई विचारधारा दी, जिसे केन्जियन इकोनॉमिक्स बोलते हैं, केन्जियन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। किन्स की क्रांति, समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव। हम ये कहें कि समष्टि के जन्मदाता कौन हैं? J.M. किन्स। तो उन्होंने कहा कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए अलग से सिद्धांत की आवश्यकता है और व्यष्टि के सिद्धांत अलग हैं और समष्टि के सिद्धांत अलग हैं। अब हम बात करेंगे आय और रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत है क्या। पहले इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, फिर किन्स का रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं। आय और रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है, परंपरावादी सिद्धांत है, क्लासिकल थ्योरी है। इसमें कौन कौन से इकोनॉमिस्ट हैं? तो क्लासिकल और नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, माल्थस है, पीगू है, मार्शल है, रॉबिन्स है, J.B. से हैं, J.S. मील है। इन सब की जो थ्योरी है, उस थ्योरी का निष्कर्ष ये है, उसके कुछ बिंदुओं में हम उसका निष्कर्ष निकालें। उनका ये मानना था कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार रहता है, फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट होता है हमेशा। कभी भी अंडर एम्प्लॉयमेंट होता भी है तो वो टेम्परेरी रहेगा, क्षण भर के लिए क्षणिक अल्प रोजगार हो सकता है। लेकिन परमानेंट अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार रहता है, ये ध्यान रखना है। उन्होंने ये कहा है कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार रहता है, कभी बेरोजगारी नहीं आती है। यदि अल्प रोजगार या बेरोजगारी आती भी है तो कुछ समय के लिए आती हैं और अपने आप वापस पूर्ण रोजगार स्थापित हो जाता है। दूसरी उनकी मान्यता थी पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। ये J.B. से, जॉन बैप्टिस्ट से का बाजार नियम है। उन्होंने ये कहा सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। कैसे? देखिए, कोई भी वस्तु का उत्पादन होगा तो उत्पादन के साधनों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो उनको आय होगी, और आय होगी ना तो वो अपनी संपूर्ण आय उन वस्तुओं को खरीदने पर व्यय करते हैं। यहाँ ये माना गया है कि लोगों को जितनी आय हुई है वो संपूर्ण रूप से व्यय कर ली जाती है। तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। यदि उत्पादन नहीं होता तो काम नहीं मिलता, और काम नहीं मिलता तो आय नहीं होती, और आय नहीं होती तो मांग नहीं होती। इनका ये कहना था कि पूर्ति हुई है, उत्पादन हुआ है तो साधनों को काम मिला, साधनों को काम मिला तो उनको आय हुई, आय हुई
तो मांग उत्पन्न हुई। तो मांग उत्पन्न कहाँ से हुई? सप्लाई से। ये कहा जेबी से ने। कभी अति उत्पादन नहीं होता है, जितना उत्पादन हुआ पूर्ण रूप से बिक जाता है। सोचने वाली बात है कि कभी अति उत्पादन नहीं, ओवर प्रोडक्शन नहीं होता है, जितना प्रोडक्शन हुआ सारा सेल आउट हो जाता है। यदि अति उत्पादन नहीं हुआ फिर तो बेरोजगारी कहाँ से आएगी? क्योंकि अगर उत्पादन पड़ा रह गया स्टॉक में तो प्रोड्यूसर जो है वो कुछ लोगों को काम से निकालेगा, लेकिन यहाँ तो सारा उत्पादन ही बिक रहा है, क्यों निकालेगा, है ना। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि पूर्ण रोजगार संतुलन परमानेंट सिचुएशन है, टेम्परेरी है वो अल्प रोजगार हो सकता है, फिर ऑटोमेटिक पूर्ण रोजगार आ जाता है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, जितना उत्पादन होता है सारा बिक जाता है, अति उत्पादन की समस्या नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर यह माना गया है कीमत, ब्याज दर और मजदूरी की लोचशीलता, प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेज फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और यह ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम ले आती है। अर्थव्यवस्था में कीमत, ब्याज दर और मजदूरी की जो लोचशीलता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम ले आती है। कैसे? इन तीनों को अलग से भी मैंने यहाँ लिखा है। कीमत तंत्र, प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है? जहाँ बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियाँ स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, मांग और पूर्ति की शक्तियाँ अपने आप संतुलन स्थापित करती हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। कीमत तंत्र, तो कीमत तंत्र जो है वो अपने आप बाजार में संतुलन ले आता है। ब्याज दर जो है, ब्याज दर की कमी और वृद्धि के माध्यम से बचत और निवेश में अपने आप संतुलन आ जाएगा। बचत और निवेश सदैव बराबर होंगे, I=S, क्योंकि यदि बचत ज़्यादा हो गई तो अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी, क्योंकि पैसा मार्केट से गायब होता है, डिमांड कम हो जाती है। और निवेश अगर ज़्यादा हो गया तो बाजार में मांग ज़्यादा हो जाती है, पूर्ति कम हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह माना गया है कि ब्याज की जो दर है वो बचत और निवेश में संतुलन ले आती है। कीमत तंत्र जो है वो मांग और पूर्ति में संतुलन ले आता है। और मजदूरी में लोचशीलता, मजदूरी ऊपर नीचे होते होते श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति को बराबर कर देती है, अर्थात श्रम बाजार में भी संतुलन रहता है, पूर्ण रोजगार का स्तर मेंटेन रहता है। क्योंकि मजदूरी की दर अगर कम हुई तो अधिक श्रमिकों की मांग हो जाएगी और बेरोजगारी दूर हो जाएगी। यहाँ पर मजदूरी की लोचशीलता, कीमत की लोचशीलता और ब्याज दर की लोचशीलता मानी गई है, ठीक है। अति उत्पादन होता नहीं है। यहाँ पर दो बिंदु और मैंने यहाँ लिखे हैं, वस्तु बाजार और साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता माना गया है कि वस्तु बाजार में भी पूर्ण प्रतियोगिता है, साधन बाजार में भी पूर्ण प्रतियोगिता है। नेक्स्ट है अबंध नीति, एडम स्मिथ की लेजिस्फेयर पॉलिसी। इन्होंने ये कहा है, ये प्रश्न भी कई बार देखा है, अबंध नीति क्या है? एडम स्मिथ का ये मानना है कि सरकारी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। बाजार की जो शक्तियां हैं वो अपने आप बाजार में संतुलन ले आती हैं। सरकार की कोई आवश्यकता, सरकार की उपस्थिति की कोई आवश्यकता, हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में स्थापित किए गए सिद्धांत हैं। इनके सारे सिद्धांत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए हैं, जहां सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है, बाजार की शक्तियां स्वयं संतुलन लाती हैं। तो ये जो आय और रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत था, उसकी 3-4 बातें जो मोटी मोटी जो हैं वो यही है कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार रहता है, टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट आ सकता है लेकिन परमानेंट फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, अति उत्पादन कभी होता नहीं है, मजदूरी, कीमत और ब्याज दर की जो लोचशीलता है वो अपने आप अर्थव्यवस्था में पूर्ण संतुलन, पूर्ण रोजगार का संतुलन स्थापित कर देती है। ये तो बात हुई परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की या प्रतिष्ठित सिद्धांत की। अब हम बात करेंगे प्रोफेसर किन्स का आगमन होता है। आय और रोजगार का किन्स का सिद्धांत, केन्जियन थ्योरी
केन्जियन रिवॉल्यूशन। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम ग्रेट वर्ल्ड डिप्रेशन देखते हैं, विश्वव्यापी महामंदी। 1929 से 33 की जो पूरे विश्व में महामंदी आई, प्रारंभ 1929 में हुआ। सर्वाधिक प्रभाव अमेरिका पर रहा। पश्चिमी देश बहुत चपेट में आए। लगभग 500 बैंक, अमेरिका की ही बात करें तो 500 बैंक फेल हो गए। लोगों को अपनी जो डिपॉजिट से थे उससे हाथ धोना पड़ा। मजदूरी का स्तर भी बहुत नीचे आया। लोग बेरोजगार हुए। उत्पादन में कमी हुई, मांग में कमी हुई, आय में कमी, सारा स्तर नीचे आया अर्थव्यवस्था का। बेरोजगारी भी डबल डिजिट में आ गई। ऐसी स्थिति में यह प्रभाव धीरे धीरे पूरे विश्व पर रहा। इसे इसलिए वैश्विक महामंदी कहा गया। 1929 से 33 तक महामंदी का असर रहा। मुख्य प्रभाव 1930 में रहा, इसलिए इसे तीसा की मंदी भी कहते हैं। 1930 में अधिक प्रभाव नहीं, तीसा की मंदी ध्यान रखें। इस महामंदी को पढ़ा, अध्ययन किया किसने? ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने। उन्होंने पूरी इस महामंदी का अध्ययन किया और इस मंदी के आने से पहले जो थ्योरीज चल रही थी, प्रतिष्ठित विचारधारा जो चल रही थी, उसकी आलोचना की। इस महामंदी का विश्लेषण करने के बाद उन्होंने 1936 में 1936 में अपनी बुक पब्लिश की, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। शॉर्ट में इसको हम जनरल थ्योरी कहेंगे। इसमें इन्होंने प्रतिष्ठित विचारधारा की आलोचना की, निंदा की और अपनी नई विचारधारा स्थापित की। तो कीन्स ने जो अपने नए विचार दिए उन्हें हम कहते हैं केन्जियन रिवॉल्यूशन या कीन्स का अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र। कीन्स के जो विचार थे वो इसके जस्ट अपोजिट थे। एक एक अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि पूर्ण रोजगार सदैव विद्यमान रहता है। कीन्स कहते हैं नहीं, अर्थव्यवस्था में सदैव अल्प रोजगार संतुलन होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। इसके बाद हम अगर बात करें, इन्होंने ये कहा कि पूर्ण रोजगार सदैव रहता है। इन्होंने कहा अल्प रोजगार सदैव रहता है, पूर्ण रोजगार टेम्परेरी आ सकता है, लेकिन हमेशा क्या रहेगा? अल्प रोजगार संतुलन रहेगा। फिर इनका कहना था कि अति उत्पादन हो सकता है। जैसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा? अति उत्पादन नहीं होगा, जितना उत्पादन होगा सारा बिक जाएगा। इन्होंने कहा नहीं, सारा नहीं बिकेगा। जरूरी थोड़ी है कि लोगों को जितनी आय होती है सारी ही व्यय कर दें। लोग बचत कर सकते हैं, है ना। अपनी संपूर्ण आय को उपभोग पर व्यय कर दें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इनका ये कहना था कि अति उत्पादन हो सकता है। फिर यहाँ पर जेबी-से का बाजार नियम था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। इन्होंने कहा नहीं, डिमांड क्रिएट्स इट्स ऑन सप्लाई। मांग अपनी पूर्ति को उत्पन्न करती है। कैसे? इनका मानना था कि बाजार में जिस चीज की मांग होती है उत्पादक उसी का उत्पादन करता है। जिस चीज की ज़्यादा डिमांड होती है उत्पादक उसी चीज का उत्पादन करेगा। हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कहा भी था, कंज्यूमर सॉवरेंटी, उपभोक्ता की संप्रभुता। उपभोक्ता सम्राट होता है, उपभोक्ता राजा होता है। किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। क्यों? उसकी मर्जी हो उस चीज का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर कीन्स का भी यही कहना है, डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। जिस वस्तु की मांग होती है बाजार में उसी वस्तु की सप्लाई होगी। फिर इन्होंने कहा समग्र मांग और समग्र पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। समग्र मांग और समग्र पूर्ति जो हैं वो आय और रोजगार का स्तर निर्धारित करेंगी। आय और रोजगार का संतुलन निर्धारण किससे होगा? समग्र मांग और समग्र पूर्ति से। एडी एंड एएस दोनों जहां इक्वल होंगे, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, दोनों जहां बराबर होंगे
वहीं पर संतुलन का निर्धारण होगा। लेकिन इन्होंने ये माना कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पूर्ण रोजगार के स्तर पर ही एडी और एएस बराबर हों। समग्र मांग और समग्र पूर्ति पूर्ण रोजगार से नीचे भी बराबर हो सकते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था का संतुलन पूर्ण रोजगार स्तर से नीचे रहता है सामान्यतया। कभी कभी टेम्परेरी पूर्ण रोजगार हो सकता है, लेकिन अक्सर अल्प रोजगार संतुलन पाया जाता है। फिर इनका मानना था कि सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। जैसे अर्थव्यवस्था में मंदी आई है ना, मंदी आई, जैसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कह रहे थे सब ऑटोमेटिक हो जाता है, अपने आप पूर्ण रोजगार आ जाता है। क्यों नहीं आया? फिर ये मंदी आई क्यों? इन्होंने ये कहा मंदी क्यों आई? यदि अर्थव्यवस्था में मंदी है, उस मंदी से बाहर निकालना यदि अर्थव्यवस्था को, तो इसके लिए सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। सरकार को नीतियां बनानी है। सरकार नीतियां बनाकर, उचित नीतियां बनाकर अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालेगी। अर्थात इन्होंने जो अबंध नीति है, लेज़र-फेयर पॉलिसी, उसका खंडन किया, उसकी आलोचना की। एडम स्मिथ की अबंध नीति का क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा नहीं, अपने आप कुछ नहीं होगा, सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कई अल्प विकसित विकासशील देश जो हैं, वहाँ पर बिना सरकार के अर्थव्यवस्था में संतुलन नहीं आ पाता है। एकाधिकारी शक्तियाँ बाजार में होती हैं, व्यापार संघ होते हैं, ट्रेड यूनियंस, लेबर यूनियंस होते हैं, है ना। ये इतनी जल्दी मजदूरी या कीमत में कम ज़्यादा जो लोचशीलता मानी गई है, उस लोचशीलता में कमी होती है। ये किन्स का ये कहना था कि बाजार में ट्रेड यूनियन रहते हैं, मोनोपोलीज पावर रहती हैं, लेबर यूनियंस रहती हैं। इनकी उपस्थिति के कारण मजदूरी कीमत में इतनी लोचशीलता नहीं होती है। तो ये किन्स की कुछ प्रमुख बातें थी। ये इन्होंने जो प्रतिष्ठित सिद्धांत था, इनका खंडन किया और अपना जो नया सिद्धांत था वो स्थापित किया। अब हम इस थ्योरी को यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारा B4 का पार्ट 1 वीडियो हुआ, जिसमें हमने समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि समष्टि में क्या अंतर है, समष्टि की अलग से सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है, आय और रोजगार का जो निर्धारण है उनमें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की क्या विचारधारा रही, JBCA का बाजार नियम, किन्स का आगमन हुआ, समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ, किन्स ने प्रतिष्ठित जो विचारधारा है उसकी आलोचना की और अपनी विचारधारा स्थापित की। ये हमने देखा यहाँ पर। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।